जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा 10 से 20 एग्जाम्स जो है वन डे एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। इसमें जो है लगभग आपका 15 एग्जाम जो है किससे संबंधित रहेगा, रिक्रूटमेंट से संबंधित रहता है, किसी जॉब से संबंधित, और मान के चलिए कि 5 एग्जाम आपका यहाँ पे किससे संबंधित रहेगा, तो एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, जैसे कि आपका बीएड डीएड इन सब से संबंधित। ठीक है, तो इन सबको हम लोग ध्यान में रखते हुए एक मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि व्यापम के सभी एग्जाम के लिए जो है आपका महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, सभी के लिए। ठीक है, सभी में आपका उपयोग होगा, क्योंकि जैसा आपका एग्जाम पैटर्न रखा है आज के दिन में, जो आपका जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम लोग इसमें शामिल किए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन हम लोग इस टेस्ट में शामिल करने वाले हैं। तो कुल 100 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो है इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चंस रहेगा। इंडिया जीके में आपका क्या क्या रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, संविधान रहेगा, साइंस रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एनवायरमेंट रहेगा। इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस कुल कितने 25 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपका जो करंट अफेयर रहेगा, इसमें इंडिया प्लस आपका सीजी, इन दोनों से संबंधित 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका यहाँ पे जो है सीजी जीके, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीजी जीके में पूरा कंप्लीट आपका, ठीक है, कंप्लीट जितना भी आपका रहेगा जियोग्राफी पोर्शन। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे हिस्ट्री, जनजाति, कल्चर, करंट अफेयर्स सब इसमें रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में। साथ ही साथ आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैथ से संबंधित 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग से संबंधित 10 क्वेश्चंस। कंप्यूटर को भी हम लोग यहाँ पे शामिल किए हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो है आजकल स्कोप बढ़ते जा रहा है। सभी व्यापम के एग्जामों में कंप्यूटर संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन हम लोग इसको भी इसमें शामिल किए हैं। और बच्चा आपका हिंदी, इससे संबंधित 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इंग्लिश का आपको 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। टोटल होता है आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको जितने भी टेस्ट हम लोग अब आपको प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और व्यापम जितना भी आपका एग्जाम आयोजित करता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई विशेष विषय से संबंधित कोई एग्जाम होता है, उसमें आपको जो है साइंस वगैरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग इसमें साइंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ताकि ये भी कवर होता चले जाए अपना। ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट, तो हमारे यूट्यूब चैनल में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग स्टडी विद केपी यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पे आपको जो है ये मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और हाँ, बहुत से बच्चे आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ का डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ जो है आपका यहाँ पे निःशुल्क नहीं रहने वाला। इसको आप लोग जो है 5 रुपये दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन करके सेंड करना पड़ेगा आपको, 5 रुपये, और उसका जो है स्क्रीनशॉट आपको दिए गए नंबर पे शेयर करना है व्हाट्सएप में। फिर आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा जानकारी मॉक टेस्ट का। अब आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें आपको देखने को मिलेगा और पीडीएफ में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्णमाला कहते हैं, ये आपका हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 7 प्रश्न हिंदी से रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन, इसमें आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इससे संबंधित कुछ यहाँ पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, एक्सप्लेनेशन। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, और भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जो आप लोग देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग हैं। अगला हम लोग देखेंगे, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मुख दर्शन, तो मुख दर्शन आपका जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें आपका समास हो जाएगा मुख का दर्शन। मुख दर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुख का दर्शन, क्योंकि का यहाँ पे आपका आ रहा है का, तो ये आपका जो है कारक है, और क्योंकि कारक आपका किस में आता है, तत्पुरुष वाले में आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुख दर्शन, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हूँ। मुख का दर्शन तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अगला है आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें आपको देखने को मिलेगा व्योम, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, और अन्य जो भी आकाश के आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, नभ, गगन, द्यौ, तारापथ, पुष्कर, अभ्र, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्थ। ये सभी जो हैं आपके आकाश के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, दक्षिण का विलोम शब्द है, तो दक्षिण का विलोम शब्द आप लोग बताइए क्या होगा, तो दक्षिण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वाम। देखिए, दक्षिण का विलोम शब्द हो जाएगा वाम, विलोम मतलब उल्टा बताना है, तो दक्षिण मतलब होता है आपका दायां, दायां होता है, दायां। ठीक है, दायां। अब दायां का विलोम क्या होगा, बायां, तो बायां जो है इसका, बायां को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाम बोलते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो गया, वाम। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दक्षिण का अर्थ दाहिना होता है, दक्षिण का विलोम शब्द है वाम, वाम का अर्थ होता है बायां। ठीक है, अगला देखेंगे,
कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर होना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा चतुर होना। ठीक है, आप लोग भी इसका आंसर देते चलिए कमेंट सेक्शन में। अगला है आपका यहाँ पे इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कान काटना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है। अर्थ इसका क्या होता है, चालाकी, धूर्तता आदि में किसी से बढ़कर होना। ठीक है, और प्रयोग कभी कभी बच्चों की चालाकी बड़े बड़ों के कान भी काटने लगती है। मतलब बच्चों की चालाकी कभी कभी बड़े बड़ों की कान भी काटने लगती है, मतलब चतुर होना इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसी विषय की पूरी छानबीन करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक शब्द में आपको आंसर देना है। ये आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए विवेचन होता है। ठीक है, किसी विषय की पूरी तरह छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसी को यहाँ पे दिया गया है, विवेचन होता है करके। अगला है आपका इंग्लिश से संबंधित प्रश्न। अब आपको यहाँ पे देखना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन वर्ड। तो एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम, तो विलोम आपको बताना है इन वर्ड का, इसका गिवन वर्ड बोला मतलब इन वर्ड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेटन। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इनवर्ड मतलब होता है पलटना। ठीक है, पलटना, और इसका विलोम पूछा है क्योंकि, तो उल्टा बताना है पलटना, तो पलटना का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा करना। तो स्ट्रेटन का मतलब क्या होता है, सीधा करना या फिर कंटिन्यू या फिर ग्लो। तो दिया गया है स्ट्रेटन, इसलिए आंसर हो जाएगा स्ट्रेटन। और बाकी जो दिए गए हैं, लीन उसका मतलब होता है झुकना, तो ये तो होगा नहीं पलटना का उल्टा। अपसेट मतलब होता है परेशान करना, तो ये भी उसका उल्टा नहीं होगा, मतलब विलोम शब्द। और रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, तो ये तो इसका क्या हो गया, पर्यायवाची, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो स्ट्रेटन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे दिया गया है आपका, द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वॉज वेल ब्लैंक ऑफ डूइंग द जॉब। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंट के बाद आता है आपका ऑफ। एफिशिएंट के बाद क्या आता है आपका, इन आता है। एफिशिएंट के बाद जैसे यहाँ ऑफ है उसमें इन आता है, एफिशिएंट के बाद। सफिशिएंट जहाँ भी यूज़ होगा उसके बाद क्या आएगा, फॉर आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ किसके बाद आता है, कॉन्फिडेंट, तो ऑफ होगा इसका आंसर। ठीक है, सॉरी कॉन्फिडेंट होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो बताया उसी को दिया गया है। अगला आप लोग देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रे। तो सिनोनिम्स मतलब आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। तो स्ट्रे का आपका जो है पर्यायवाची क्या हो जाता है, मतलब सिनोनिम्स, आंसर हो जाएगा होमलेस। अब देखिए इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्ट्रे मतलब होता है भटका हुआ। भटका हुआ मतलब जिसका घर वर नहीं रहता, वो भटकता रहता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं होमलेस या फिर डिग्रेस। ठीक है, भटका हुआ। और फिकल का मतलब होता है, जो अन्य यहाँ पे दिए गए हैं उनका अर्थ दिया गया है। फिकल मतलब होता है अस्थिर, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, होमलेस। ठीक है, होमलेस। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया गया है अनेबल टू एक्ट। अनेबल टू एक्ट मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं कर सकता, एक्ट नहीं कर सकता। देखिए एक्ट करने में वो अनेबल है, मतलब कि सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अनेबल टू एक्ट मतलब होता है आपका इनर्ट। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर्ट, मतलब कि निष्क्रिय, अक्षम, कुछ करने के लिए वो सक्षम नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो दिए गए हैं उसका भी आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है यहाँ पे। जैसे लेक्स मतलब होता है शिथिल, आइडल मतलब होता है आलसी, लेजी मतलब होता है आलसी और सुस्त। आलसी है तो वो कर सकता है कुछ काम, आइडल ये भी आपका क्या हो जाएगा, आलसी है तो वो भी कुछ कर सकता है। निष्क्रिय नहीं है, मतलब जो कुछ नहीं कर सकता उसको हम लोग निष्क्रिय या फिर अक्षम बोलते हैं, लेकिन ये कर सकता है लेकिन आलस दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसमें गलत किसका है स्पेलिंग वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइनोसोरस। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, सही स्पेलिंग, तो इसका सही स्पेलिंग होता है RHINOCEROS। ये इसका सही स्पेलिंग होता है, इसका मतलब होता है गेंडा। ठीक है, तो इसका सही स्पेलिंग होगा, ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, राइनोसोरस, गेंडा। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ऑल ईयर्स। तो ऑल ईयर्स के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ईयर्स मतलब ध्यानपूर्वक सुनना। इसका क्या हो जाएगा, इसको जब आप लोग देखेंगे तो इसका अर्थ होता है ध्यान लगा करके किसी चीज़ को सुनना। तो टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज़, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक सुनना या फिर किसी बात का इंतजार करना, टू वेट ईगरली फॉर सम न्यूज़। अगला हम लोग देखेंगे,
क्वेश्चन है इंग्लिश से संबंधित। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब एक्टिव वॉइस में क्या है, माई फादर ऑन्स अ लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो है आपका ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो इसका एक नियम होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। अ लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड इज ऑन बाई माई फादर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा, उसको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, जब एक्टिव वॉइस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है तो पैसिव वॉइस का होता है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अ लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इज एम आर आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, अ लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड, तो अ बोल रहा है मतलब सिंगुलर, तो इज आ गया, इसलिए यहाँ पे ये इज। फिर उसके बाद बोल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ये V3 ऑन। फिर उसके बाद बाई आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब एजेंट के रूप में आपका यहाँ पे माई फादर आपका ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एजेंट हो गया। तो ऐसे करके इसका एक फॉर्मूला रहता है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित। अब यहाँ पे जियोग्राफी का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से नदियों को लंबाई का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा आपको जाना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा को पहले रखना है, उसके बाद कम लंबा को करना है। तो देखिए कौन सा नदी सबसे लंबा है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का लंबाई कितना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इसका लंबाई भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ब्रह्मपुत्र का लंबाई है कितना, ब्रह्मपुत्र का लंबाई है 2900। फिर उसके बाद गंगा नदी का लंबाई है, गंगा नदी का लंबाई 2525, ठीक ना। गोदावरी नदी का कितना है लंबाई, तो 1465, कितना है 1465 किलोमीटर में है सभी लंबाई। फिर उसके बाद आपका नर्मदा नदी आ गया, तो नर्मदा नदी का आता है 1312 किलोमीटर। तो ये इसका क्रम है। तो देखिए क्रम से जब जमाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा, इसलिए आंसर होगा ए नंबर। इसी को यहाँ पे दिया गया है। अगला है आपका पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो आपका हिमालय जो है आपका एक क्या है, वलित पहाड़ है। वलित मतलब कि मुड़ा हुआ, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स का आपका आपस में टकराव हुआ ऐसे करके, तो बीच में जो यहाँ पे गाद था वो क्या हो गया, ऐसे करके वलित होकर के ऐसे उड़ गया। तो ये आपका क्या है, आपका हिमालय पर्वत बना, ठीक है। तो वलित पर्वत का ये क्या है, उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका यहाँ पे जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो इस समय आप लोग पीएससी में देखे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे ट्रिकी है। अब जवाहर सुरंग है और एक आता है आपका अटल सुरंग, तो दोनों में आपका कन्फ्यूजन रहता है, अटल सुरंग और जवाहर सुरंग में। अटल सुरंग आपका पीर पंजाल में है और जवाहर सुरंग आपका किस में है, बनिहाल दर्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग नाम से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को जाना जाता है, तो बनिहाल दर्रे को। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो बनिहाल दर्रे, ऐसा आपको देखना है। और पीर पंजाल में आपका कौन सा है, अटल सुरंग। तो कैसे याद करेंगे, तो आप लोग जैसे भी इसको तुक बना करके याद कीजिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अटल सुरंग, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आपको यहाँ पे क्या किया गया है, ये आपका पीर पंजाल को रखा गया है। तो इसको आप लोग एपी ऐसे करके याद रखिएगा, एपी, और यहाँ पे जब वी मेट ऐसे करके आप लोग याद रख लीजिए, जब वी मेट। तो इसमें जब वी मेट से आपका ज से आपका आ जाएगा जवाहर सुरंग और ब से आ जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। तो जब जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है तो पीर पंजाल आपके किस में आ जाएगा, अटल सुरंग में, ठीक है। तो एपी यहाँ से आपका आ जाएगा पीर पंजाल। चलिए इसको आपको याद रखना है। अगला दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो पहला जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो दामोदर घाटी नदी पे बनाया गया है, सॉरी दामोदर नदी पे बनाया गया है, जो कि है आपके कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है। ये भारत का पहला क्या है आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको ध्यान में रखना है। इसी के संबंधित यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। डीवीसी मतलब क्या होता है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये इसका क्या करती है, नियंत्रण करती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया। तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी, अल मसूदी ने जो है सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन किया था, जो कि अरब विद्वान था। आंसर होगा बी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल आपका जो है कहाँ से कहाँ तक को माना जाता है, सन 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। मतलब कि 1500 बीसी से आपका कब तक 1000 बीसी तक को आपका क्या माना जाता है, यहाँ पे पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल माना जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका इसका उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल का जो काल है वो कब से कब तक रहता है, तो 1000 से लेकर के बीसी से 600 बीसी तक। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये आपका उत्तर वैदिक का है और आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखेंगे हम लोग, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को आपका क्या कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो है भारत में पुष्यमित्र शुंग वंश के बाद में आता है कर्ण वंश, और कर्ण वंश का जो है यहाँ पे संस्थापक रहता है वसुदेव। ऑप्शन नंबर ए। अब इसी से संबंधित आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव था। वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में देवहूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। कब की थी, तो 75 ईसा पूर्व में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो लाइन दिया गया है कि वसुदेव ने कब कर्ण वंश की स्थापना की, तो 75 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या करके की, तो देवहूति कौन से वंश का राजा था, तो ये जो है शुंग वंश का राजा था। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, और इसको स्थापित किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। और इस वंश का जो नाम था उसको क्या दिया गया था, तो संगम वंश। ठीक है, संगम जो है हरिहर के पिता का नाम था, इसी के नाम पर जो है इसको संगम वंश कहा गया। ठीक ना, इनके पिता का नाम था क्या, संगम, तो इसी के नाम पर जो है इसको संगम वंश कहा गया। चलिए, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद तुगलक ने हरिहर और बुक्का को तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजा, और उन्होंने कंपिली के विद्रोह का दमन किया। हरिहर और बुक्का दोनों ही विद्यारण्य नामक एक संत के प्रभाव में आए, और उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1336। अगला आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो क्यों असफल रहा, तो ये जो है आपका किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण क्या रहा, ये असफल रहा। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो आपका अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 148। 148 में आपका जो है CAG, जिसको हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं, इसकी नियुक्ति की जाती है, जिसको संविधान में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। ठीक है, अगला आप लोग देखेंगे, इसी का एक्सप्लेनेशन है कि संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता कौन है, तो कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 148 के तहत। अगला आप लोग देखेंगे, भारत का न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रीट जो है किसके द्वारा यहाँ पे जारी की जाती है भारत के न्याय व्यवस्था में, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। अब इसका भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय आपका जो है अनुच्छेद 226 के तहत यह रीट जारी करता है। रीट आपका जो है 5 तरीके का रहता है, कभी उसको आगे मैं बताऊंगा। जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, वो सब जो है आपका क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ये सब आपका क्या है, रीट है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है यहाँ पे जारी करते हैं। उसी को यहाँ पे दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ठीक ना, अगला देखेंगे, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर
निम्न होता है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? साथ साथ बैठना मतलब कि संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक जब होता है तो उस समय क्या होता है? तो संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? तो जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करने के लिए उसको क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक 3 कारणों से बुलाया जा सकता है। पहला कारण है कि जो भी आपका यहाँ पे बिल है, मान के चलिए लोकसभा से हम लोग उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। लोकसभा से वह बिल पास हो गया, ठीक है, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो इसमें आपका एक संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अब दूसरा केस है, लोकसभा यहाँ से पारित हो गया लोकसभा से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा ने यहाँ पे कुछ संशोधन के लिए यहाँ पे क्या किया? संशोधन करने के लिए आपका यहाँ पे संशोधन करने के लिए कहा किसको? लोकसभा को। लेकिन लोकसभा इसको क्या करने, संशोधित करने के लिए सहमति नहीं देता है। तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। तीसरा केस है, लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा इसको 6 माह तक अपने पास क्या कर लेता है? रोक करके रख लेता है इस बिल को, ठीक है। तो इस बिल को जो है 6 माह तक यदि राज्यसभा रोक लेता है तो इस केस में भी आपका क्या किया जा सकता है? संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसी को यहाँ पे बताया गया है, लोकसभा राज्यसभा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है उस केस में बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। और यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो जाता है उस केस में बुलाया जाता है दूसरा केस। और तीसरा दिया गया है, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 माह से अधिक का समय हो जाए तो उस केस में भी आपका संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि लोकसभा से वो पास हो गया करके, उसको आप लोग राज्यसभा उल्टा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खाली स्थान संविधान से लिया गया है। तो इसको जो है हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है? तो जो संघात्मक विशेषताएं हैं, संघात्मक विशेषताएं जो है हमारी संविधान की, भारतीय संविधान की, उसको अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन, ये सभी जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं? कनाडा के संविधान से लिए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहला चीज़, दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ और ये चौथा चीज़। तो इन चारों को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपका जो है यहाँ पे कौन से देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो है आपके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, ठीक ना। चलिए अगला देखेंगे, अगला प्रश्न इसका है आपका, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से कितनी ऊंचाई है अधिकतम? जैसे आपका ये पृथ्वी है, सॉरी आपका मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक ना। अब ये पृथ्वी है तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ये धरातल हो गया, धरातल से आपका जो एटमॉस्फेयर आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वायुमंडल ये जो है, इसमें आपका क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल जो है ये कितनी ऊंचाई तक है? तो ये जो है आप लोग जब हाइट में जाएंगे तो आपका 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको जो है क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा। और जितना भी आपका मौसमी परिवर्तन होता है इसी क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया अर्थ, और इसमें आपका जो है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके सरफेस से आपको जो है क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। तो आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है, ठीक ना। अगला देखेंगे इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन, क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास अधिकतम 18 किलोमीटर तक पहुंचती है। ये भूमध्य रेखा के पास है, ठीक है। बाकी आप लोग मान के चलिए ये भूमध्य रेखा है, ये अर्थ है, तो अर्थ में आपका ये जो सेंटर वाला रहता है 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 18 डिग्री, अधिकतम बोला है इसलिए 18 डिग्री बोलता हूँ, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप लोग पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ, तो इसका हाइट जो है कम होते जाता है, ठीक है। लगभग 12 किलोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 9 से 12 किलोमीटर तक। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 18 किलोमीटर तक आपको जो है अधिकतम इतना ऊंचाई तक देखने को मिलेगा क्षोभ मंडल, कहाँ पे? विषुवत रेखा के पास। अगला हम लोग देखेंगे वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल का अध्ययन और इसके विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, वर्षा और मौसम पैटर्न का विश्लेषण क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। यह विज्ञान मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। तो ये होगा आपका क्या? वायुमंडल का अध्ययन, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है? तो देखिए ये जो दिया गया है इनमें से किस एक से आपका जो कोर बना है पृथ्वी का? तो देखिए पृथ्वी का सबसे पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये पृथ्वी है,
ठीक है। अब अंदर हम लोग देखेंगे तो ये इसका सेंटर हो गया, एक क्या है स्फीयर के टाइप से है ये पृथ्वी, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्फीयर की तरह है। तो ये बीच वाला इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटर, तो ये सेंटर वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग बोलते हैं कोर। इसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो मेंटल आता है, मेंटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मेंटल है, ठीक है, मेंटल। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक से बना है। तो ये जो कोर है ये कोर किससे बना है, तो ये कोर आप लोग देखेंगे ये कोर बना है आपका Fe and Ni, मतलब निकल और आयरन से आपका ये बना है। तो आपका ऑप्शन में आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा, तो लौह से आपका जो है ये बना है इसका कोर। मेंटल के नीचे बोल रहा है इसलिए आपका यहाँ पे लौह और निकल से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लौह। इसी के एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर लौह से बना है। कोर मुख्य रूप से निकल और लोहे का बना होता है जो पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, ठीक है। अगला देखेंगे किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है। तो ये जो है किसने खोजा था, मच्छरों से मलेरिया होता है करके रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसी का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आंसर होगा रोनाल्ड रॉस। अगला हम लोग देखते हैं इसमें कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। तो आप लोग जान रहे हैं राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि आपका प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा यदि राइबोसोम नहीं होगा तो, ठीक है। तो राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अनुवांशिक पदार्थों डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। राइबोसोम की खोज 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेडे ने की थी, ठीक है। जॉर्ज पेलेडे ने इसकी क्या की थी, खोज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो जॉर्ज पेलेडे ने की, ठीक है। लेकिन इसका नाम किसने दिया, तो इसका नाम दिया था किसने, तो रिचर्ड बी रॉबर्टसन ने। तो रिचर्ड बी रॉबर्टसन ने इसका नाम दिया था, और क्योंकि इसके खोज जॉर्ज पेलेडे ने किया था इसलिए राइबोसोम को हम लोग और क्या बोलते हैं, पैलेडेस सेल बोलते हैं, ठीक है। तो पैलेडेस कार्पसल्स बोलते हैं जी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग देख लिए प्रोटीन संश्लेषण, और इसका यह हो गया एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगला आपका है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। साइंस और एनवायरनमेंट देख लिए, अब इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। छिपी हुई बेरोजगारी को आप लोग यदि थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं, एक खेत में मान करके चलिए कि धान का कटाई हो रहा है, धान है इसको काटना है। अब धान को काटने के लिए मान के चलिए 5 लोग सफिशियंट थे, 5 लोग सफिशियंट थे, लेकिन यहाँ पे लगे हुए हैं 7 लोग। तो इसमें जो 2 लोग हैं ये व्यर्थ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। यदि ये 2 लोग नहीं भी रहेंगे तो भी यहाँ पे आपका क्या होगा, कार्य संपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कार्य जो है संपन्न हो जाएगा 5 लोगों से भी, लेकिन 2 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं। तो यही जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, छिपे हुए बेरोजगार बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है, ये समाजवादी और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है दोनों का क्या है, ये मिश्रित रूप है, ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है, निजी और सार्वजनिक। तो पूंजीवादी में आपका निजी ज़्यादा यहाँ पे क्या रहता है, दबदबा रहता है। इसीलिए मैंने बोला पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का ये मिश्रण है करके, क्योंकि पूंजीवादी में आपका निजी का ज़्यादा यहाँ पे क्या रहता है, वर्चस्व रहता है, और साम्यवादी में आपका जो है सार्वजनिक का, ठीक ना। तो दोनों का मिश्रित रूप है ये, निजी और सार्वजनिक का। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत जो है, भारत का जो अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, यह इसका क्या है, उदाहरण है। अगला देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, ना तो निर्यात होता है और न ही आपका आयात होता है। जिसमें आयात भी ना हो, जिसमें निर्यात भी ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। मान के चलिए आपका कोई एक देश है, ठीक है, ये आपका देश रहा देश। इस देश में आपको जो है ना तो बाहर से
आयात करना है, ना आपको बाहर निर्यात करना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अपने ही देश में आपको उत्पादित करना है और अपने ही देश में उसको खपत करना है। यही आपका होता है किसमें, बंद अर्थव्यवस्था में। इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात नहीं होता, जिसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थव्यवस्था से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य देश की सीमा के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। ये आपका क्या कहलाता है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, अगला देखेंगे। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या दिया गया है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो सम्मिलित क्या होता है इसमें आपका जो है स्वास्थ्य भी सम्मिलित होता है, शिक्षा और जीवन स्तर, तीनों इसमें सम्मिलित होता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। इसी को यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं। इसमें गरीबी को मापने के लिए 3 मुख्य आयामों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्वास्थ्य मतलब इसमें पोषण और बच्चों की मृत्यु दर जैसे संकेतक शामिल होते हैं। शिक्षा, इसमें औसत स्कूली शिक्षा और बच्चों के स्कूल में उपस्थिति जैसे संकेतक शामिल होते हैं। और जीवन स्तर, इसमें आपका जो है स्वच्छ पानी, स्वच्छता, बिजली जैसे संकेतक इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इन तीनों को आपको शामिल किया जाता है किसमें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों को अलग से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी मापने के लिए किस आयाम को इसमें उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है, या फिर कौन से मुख्य आयाम नहीं है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 रहेगा उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और एक मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, मातृ मृत्यु दर। तो उसको आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, मातृ मृत्यु दर उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है इसका आयाम। तो ऐसे इसको याद रखना है आपको। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि, निर्धनता मतलब कि जो गरीबी है वो घट रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या जो है वो सापेक्षतया अधिक है। मतलब रिलेटिवली जो है आप लोग देखेंगे तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो अधिक है, और ये जो है कमाऊ जनसंख्या होती है। तो ये लोग अब कमाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, निर्धनता कम हो रहा है। कमाई बढ़ रहा है तो निर्धनता क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। तो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसलिए भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है। तो आंसर होगा सी। इसी को यहाँ पे दिया गया है, भारत में निर्धनता अनुपात घटने का कारण 15 से 59 वर्ष की कामकाजी उम्र की जनसंख्या का अधिक होना है। इस आयु वर्ग के लोगों के श्रम बाजार में प्रवेश से आय बढ़ती है और गरीबी कम होती है। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका जय शाह, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, जय शाह जी को क्या किया गया है, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। इसी का यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है क्यों इनको किया गया है। इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आंसर होगा जय शाह। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 87वें सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सूर्या करिश्मा तमीरी ने। इन्होंने क्या किया है, 87वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता है, ठीक है। और किसको हराया है इन्होंने हराया है तन्वी पात्री जी को हराया है। जीती ये है, रनर अप में ये रही हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में दिया गया है कहाँ हुआ था। तो विजयवाड़ा में हुआ था ये 87वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसको आपको याद रख सकते हैं यदि रखना चाहें तो, खास करके इसका याद क्या रखना है, नाम को याद रखना है। कौन जीती है, तो करिश्मा तमीरी जी, ठीक है, सूर्या करिश्मा तमीरी जी। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न, करेंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माइकल नोब्स का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो माइकल नोब्स जो है आपके हॉकी से संबंधित थे, ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर थे ये, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। और माइकल नोब्स कहाँ के खिलाड़ी थे हॉकी के, तो ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे। इसको आपको याद रखना है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा भारत पे इनका क्या योगदान है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच रह चुके हैं, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसको आपको याद रखना है, बाकी आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए किसे ग्लोबल चैंपियन चुना है। तो किसको चुना है, तो यहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर जी को क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है, ग्लोबल चैंपियन। किसके लिए, रोड सेफ्टी के लिए। अब ये जो है सचिन तेंदुलकर जी क्या करेंगे, रोड सेफ्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे,
ठीक है, जागरूकता फैलाएंगे लोगों में। तो इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर जी। अब यहाँ पे ऑप्शन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा वीडियो को, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये आप लोग देख पा रहे हैं क्या दिया गया है, 8,175 करोड़ की लागत में ये स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश ने वारी एनर्जी द्वारा 8,175 करोड़ के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री हासिल की है। आगे आप लोग एक्सप्लेनेशन को इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपका यहाँ पे है उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपके आंध्र प्रदेश में। अगला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F41 को कहाँ सेवा में शामिल किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसको जो है विशाखापट्टनम में सेवा में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, मतलब किया जाएगा, अप्रैल में किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 3 अप्रैल 2026 को अपने नए स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F41 को विशाखापट्टनम में एक भव्य समारोह के साथ सेवा में शामिल करने जा रही है। कौन? तो भारतीय नौसेना। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को पाई दिवस मनाया जाता है? तो ये एक फैक्ट की तरह है या फिर करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 मार्च को। आप लोग जान रहे हैं कि 14 मार्च को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 14 हो गया मार्च, और मार्च को हम लोग 3 भी ऐसे करके लिख सकते हैं। और आपका पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो इसीलिए 3 का आपका मार्च आ जाता है, ठीक है, मार्च, और 14 का आपका क्या हो जाएगा? मार्च का 14वां तारीख। तो इसीलिए आपको 14 मार्च को देखने को मिलेगा पाई दिवस मनाते हुए, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा क्यों मनाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो माइकल बी जॉर्डन ने जीता है, ठीक है, माइकल बी जॉर्डन। अब आप लोग देखे होंगे वर्ष 2025 में एक मूवी आया था सिनर्स करके, ठीक है। इसमें जुड़वा भाई रहते हैं, जो कि जिसका किरदार किसने निभाया है? तो माइकल बी जॉर्डन ने, ठीक ना। तो इन्हीं को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, किसमें? ऑस्कर 2026 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन से मूवी से संबंधित है? तो सिनर्स मूवी से संबंधित है। ये मूवी आप लोग देखेंगे कि ये जो है आपका मूवी, ये आपका जॉम्बी से रिलेटेड है, जॉम्बी जो रहते हैं उनसे संबंधित ये मूवी है। अच्छा मूवी आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहेंगे तो, ठीक है। अगला आप लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ये ध्यान रखना है कि 98वां मतलब कि 98th एकेडमी अवार्ड था या फिर 98th आपका जो है ऑस्कर अवार्ड था ये, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 98th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो आप लोग देख लिए हैं, माइकल बी जॉर्डन को दिया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो 9वीं बार जो है लगातार अभी कौन बन चुका है सबसे खुशहाल देश? फिनलैंड बन चुका है। अब ये तो हो गया, पहला आया है इसमें रैंक में। अब भारत का कितना है रैंक, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भारत का बता रहा हूँ। देखेंगे आप लोग, ये 147 देशों की सूची में पाकिस्तान 104वें नंबर पर, ठीक है, 104 नंबर पर, और वहीं भारत 116वें नंबर पर है। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आया था उसमें भारत जो है 118वें नंबर पर था, मतलब 2025 के रिपोर्ट में, ठीक है। तो अभी कितना है भारत का रैंक? 116वां। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, 147 देशों में वर्ष 2026 में। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, स्मॉल हाइड्रो पावर SHP डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 मेगावाट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में 1500 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, 1500 मेगावाट। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वेब पेज का एक, अब आपका यहाँ पे जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया। वेब पेज का एक
वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। हाइपरलिंक या लिंक एक प्रकार का टेक्स्ट होता है जिसे HTML द्वारा बनाया जाता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र हमें किसी दूसरे वेब पेज पर लेकर जाता है। क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन होगा यह HTML के कोड से तय होता है, जिसमें हम उस पेज के URL यानी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो जो दिया गया है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो यूटिलिटी जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज अथवा सर्विस रूटीन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटीज़ या फिर सर्विस रूटीन्स भी कहा जाता है। यूटिलिटी एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमने कोशिश किया है कि जितना भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे संकलित करके आपको दे सकें। तो अगला भी जो टेस्ट आएगा उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका CGPSC के लिए भी काम आने वाला है। तो CGPSC साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे जो व्यापम के द्वारा जितने भी लिया जाता है एग्ज़ाम CG व्यापम के द्वारा, उनमें भी आपको ये टेस्ट काम आने वाले हैं। तो दोनों के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को। अगला है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनॉमी खाली स्थान होगा। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका CDRW बोलते हैं। CD मतलब कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकल एक्रोनॉमी क्या हो जाएगा, तो रीयूजेबल बोला है तो रीयूजेबल मतलब रीराइट कर सकते हैं, तो पुनः रीराइट कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका रीयूजेबल हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ, देख लेंगे। CDRW ये CD-ROM की ही तरह ही काम करते हैं। साथ ही इसके द्वारा डाटा की रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसके द्वारा डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो CDRW इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU और एक होता है कीबोर्ड। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट दोनों दे सकते हैं टर्मिनल के माध्यम से। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, मॉनिटर आप लोग मान करके चलिए। तो ये आपका एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है, और ये कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों को ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, इनपुट और आउटपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल का है एक, इनपुट और आउटपुट दोनों आपका इसमें शामिल रहता है। इसके माध्यम से हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। टर्मिनल एक ऐसा साधन है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। वैसे तो टर्मिनल कई तरह के होते हैं, परंतु हम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टर्मिनल की बात करेंगे। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट और दूसरा कीबोर्ड। वीडियो को मॉनिटर भी कहा जाता है। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में एक समय बहुत से टर्मिनल जुड़े होते हैं। ठीक है, और अलग अलग कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये इसका क्या था, एक्सप्लेनेशन था। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सामान्य गणित कौन परफॉर्म करता है CPU के लिए, तो ALU करता है। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि रहता है CPU का, वो क्या करता है, गणित को परफॉर्म करता है। सामान्य जो गणित रहता है उसको। CPU जो है मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है। एक तो आपका रहता है कंट्रोल यूनिट, एक रहता है आपका मेमोरी यूनिट, और एक रहता है आपका ALU। ठीक है, तो ये तीनों रहते हैं। तो गणितीय कार्य को ये करता है, कंट्रोल को ये करता है, और मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। चलिए अगला देखेंगे। इसी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का फुल फॉर्म। अगला है आपका सॉफ्टवेयर के खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शंस की सूचियाँ होती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ये आपका जो है ध्यान रखेंगे MS वर्ड के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको जो है इसको जब PDF कोई अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ पे एडिट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये MS वर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर के
खाली स्थान में कमांडो और ऑप्शंस की सूचियाँ होती हैं। तो कहाँ पे होती हैं? तो उसके जो है आपको देखने को मिलेगा, जो आपका यहाँ पे कमांड और ऑप्शंस रहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं? तो टूल बार में रहते हैं। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। टूल बार में आपका जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका कमांड और ऑप्शंस आपका देखने को मिलेगा, उसका सूची। ठीक है, तो टूल बार हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होता है? तो क्या होता है, जब मैं मान के चलिए इतना को मैंने हाईलाइट किया और उसको एडिट कॉपी को इसमें क्या किया, मैंने क्लिक किया एडिट कॉपी को, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो है टेक्स्ट क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में डॉक्यूमेंट के कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ जाएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, जब कॉपी करते हैं किसी भी आपका जो हाईलाइटेड टेक्स्ट रहता है उसको, तो होता क्या है, जो टेक्स्ट रहता है वो डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाता है और ये टेम्परेरी रहता है। जब तक आप लोग कंप्यूटर को बंद नहीं करते तब तक ये कॉपी का जो मान के चलिए जो टेक्स्ट कॉपी किए हैं वो कॉपी होकर के रहेगा, उसको आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक बार अपना कंप्यूटर को लॉग आउट किया, ठीक है, या फिर बंद किया, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेरी यहाँ पे रहता है क्लिपबोर्ड में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आप लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्लिपबोर्ड आपके कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेशल लोकेशन होता है जो कि कट और कॉपी किया गया डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। और टेम्परेरी का मतलब होता है कि यह डाटा को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कंप्यूटर शट डाउन ना हो जाए या यूज़र अपने किसी भी प्रोफाइल में से जब तक लॉग आउट ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंप्यूटर का हर हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर आपका जो है यहाँ पे ये क्या है, इम्प्यूटिंग, तो ये तो करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन आपका जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो है आपका कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलिए अगला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन में आपका है पहला, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, खाली स्थान से है। तो कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का किससे संबंधित होगा? तो हैंडल बार से। तो आंसर हो जाएगा आपका हैंडल बार। ये आपका आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में कि जैसे कार का रिलेशन किससे है? स्टीयरिंग से है। उसी तरीके से यदि आप लोग देखेंगे कार का रिलेशन स्टीयरिंग से है, उसी तरीके से बाइक का रिलेशन किससे होगा? तो किससे होगा? हैंडल बार से होगा। चलिए अगला देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पी से दाएं से पाँचवां, जैसे ए बी सी डी ऐसे लिखते आएंगे, तो पी से दाएं से पाँचवां मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ठीक है, पी से दाएं से पाँचवां के इसके बाएं से आठवां अक्षर है, मतलब इसके बाएं, मतलब इधर आप लोग जाएंगे तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, तो आठवां अक्षर है। तो ये आपको बताना है कि ये क्या है। आंसर हमारा ये होगा। ठीक ना, तो ए बी सी डी ऐसे आप लोग क्रम से करते आएंगे। तो पी से पाँचवां क्या आएगा? तो आप लोग देखेंगे पी के बाद आता है क्यू आर एस टी यू, तो यू आ गया। अब यू के जो है बाएं से आठवां, तो पहला तो ये आ गया टी, ऐसे करके आठवां जाएंगे तो यहाँ पे आपको पी से पहले क्या आता है? ओ आता है। ओ से पहले क्या आता है? एन। एन से पहले आता है एम। तो एम इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो आंसर हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए इसी को यहाँ पे देख सकते हैं, जो लिखा मैंने उसको बताया है यहाँ पे। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द या फिर अक्षर या शब्द युग्म या फिर अक्षर युग्म का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध रखता है। ठीक है, तो जैसे स्टार्स का जो है संबंध रैंक से है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार का संबंध जो है स्टीयरिंग से है, वैसे ही बाइक का संबंध किससे है?
वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्टार्स का संबंध रैंक से है, वैसे जो दिया गया ऑप्शन है उसमें कौन सा सही है? तो स्काई का संबंध मिल्की वे से? नहीं। स्टार का संबंध फॉर्चून से? नहीं। रेड का संबंध डेंजर से? ये हाँ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जैसे स्टार जो है किसी रैंक को दिखाता है। मान के चलिए आप लोग पुलिस वाले लाइन में हैं, तो उसमें आपका जो स्टार रहता है वो आपके क्या को दिखाता है? रैंक को दिखाता है। ठीक है, रैंक को प्रदर्शित करता है। वैसे ही रेड किसको प्रदर्शित करता है? डेंजर को प्रदर्शित करता है। रेड का जो आपका कलर है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो डेंजर को इंडिकेट करता है वो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक, अगला देखेंगे। निम्नलिखित अक्षरों को सार्थक शब्दों में बदलकर पुनर्व्यवस्थित मतलब रीअरेंज करके उसे चुनिए जो सबसे अलग हो। जैसे कि ये जो दिया गया है इसको आपको पुनर्व्यवस्थित पहले करना है, उसके बाद जो सबसे अलग है उसको बताना है। जैसे इसको आप लोग करेंगे तो ये आपका क्या बन रहा है? क्रिकेट बनेगा, क्रिकेट। ठीक है, ये आपका बनेगा चेस जब आप लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। ये आपका बनेगा फुटबॉल, ठीक ना। यहाँ पे आपका बनेगा क्या? हॉकी। अब देखिए इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? तो क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है, फुटबॉल ग्राउंड में खेला जाता है, हॉकी ग्राउंड में खेला जाता है, लेकिन चेस क्या है? एक इंडोर गेम है। ठीक है, ये बाकी आउटडोर है, ये इंडोर गेम है। तो इंडोर गेम है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेस। तो ऑप्शन बी इसमें क्या है? सबसे अलग है। ठीक है, तो अलग को चुनना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेस। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल, हॉकी अन्य सभी आउटडोर गेम है, जबकि चेस जो है इंडोर गेम है। तो आंसर हो जाएगा चेस। अगला है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में एब्सेंट को हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है ऐसे लिख सकते हैं। देख सकते हैं एब्सेंट को मैंने लिखा कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो है ये जो केबल्स दिया गया है इसको क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ए को मैंने क्या किया? बी लिख दिया। ठीक है, बी को मैंने लिख लिया सी, एस को लिख लिया टी, ई को लिख लिया क्या? एफ, एन को लिख लिया क्या? ओ, टी को लिख लिया क्या? यू। तो वैसे ही केबल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी को डी, ए को बी, बी को सी, एल को एम, ई को एफ और एस को क्या लिख सकता हूँ? टी। तो ये आपका आ जाएगा डी बी सी एम एफ टी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, अक्षरों का क्रम बिना बदले तथा प्रत्येक अक्षर का उपयोग सिर्फ एक बार करते हुए हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र रूपों में विभाजित किया जा सकता है? तो जैसे हार्टलेस आप लोग लिखेंगे तो HEARTLES। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार इसको बिना रीअरेंज किए इसको आप लोग कितने सार्थक, ठीक है, कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित कर सकते हैं? कितने स्वतंत्र शब्दों में? स्वतंत्र शब्द, शब्द बोल दिया मतलब इसका अर्थ होना अनिवार्य है। ठीक है, स्वतंत्र शब्द बोल दिया मतलब इसका अर्थ होना अनिवार्य है। शब्द का क्या होता है? एक अर्थ होता है। तो ही एक कर सकता हूँ, आर्ट भी कर सकता हूँ, लेस भी कर सकता हूँ। तो ही मतलब वह लड़के के लिए यूज होता है, आर्ट मतलब कला, लेस मतलब कम। तो तीनों का मीनिंग है, तो तीन भागों में बांट सकता हूँ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, ही, आर्ट और लेस। अगला आप लोग देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज को की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना होगा? अब बोला है समकोण त्रिभुज मतलब कुछ इस तरीके से है। समकोण मतलब कि ये 90 डिग्री है। अब ये सबसे बड़ा रहता है एच। तो बोला है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 5/3 गुना है। तो मान के चलिए ये पी है, ये बी है, तो बी सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटी भुजा है इसको मैंने मान लिया एक्स। तो जो सबसे बड़ी भुजा है ये एच, ये सबसे बड़ी भुजा है। तो ये जो है 5/3 टाइम्स है किसके? एक्स के। तो ये जान गए, ये जान गए। पी हमको क्या करना है? यहाँ पे निकालना है शायद। देखते हैं क्या है। ये दिया गया है तीसरी भुजा, पी का वैल्यू दिया है 8, ये दिया गया है सेंटीमीटर में। तो बताना क्या है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग। तो ये सबसे बड़ी एच और बी, तो एच प्लस बी का वैल्यू हमको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका इक्वेशन आप लोग जान रहे हैं, 5/3 एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस होता है। तो पी स्क्वायर क्या होगा? 8 8 64 प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25/9 एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू 64। ये माइनस हुआ यहाँ से, तो 16 एक्स स्क्वायर आ गया। 25 - 9 16 एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 64। अब 16 से एक बार में ये 4 बार में कट गया।
अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 9 इंटू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मतलब कि 6। तो एक्स का वैल्यू आ गया 6, तो बी का वैल्यू आ गया 6 यहाँ पे, और एच का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 6 में वैल्यू पुट करूँगा तो 5/3 इंटू 6, 3 1 जा 3, 2 जा 5, 5 2 जा 10 मतलब 5 दूनी 10, तो 10 धन 6 16, तो 16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30% कम है, इसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज मतलब कुछ ऐसा रहता है, एक रोम्बस, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों जो है पैरेलल होंगे और ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो रोम्बस का जो है ऑपोजिट जो साइड्स रहता है वो क्या रहता है, एक दूसरे के पैरेलल रहता है और इक्वल रहता है, मतलब सभी साइड इसके इक्वल हैं। मतलब ये मान के चलिए ए है तो ये भी इसका लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा, और ये जो है ऑपोजिट जो है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये एक नियम है। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो ऑपोजिट साइड रहता है, सॉरी ऑपोजिट एंगल जो रहता है ये भी इक्वल रहता है। ठीक ना, ये इक्वल रहता है किसमें, रोम्बस के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इक्वल होंगे, मान के चलिए ये एक्स एंगल है, एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, ये वाई डिग्री है तो ये भी वाई डिग्री होगा, ये इसका नियम होता है। अब क्वेश्चन को बनाइएगा, क्या है, एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है। एक कोण उसके छोटे कोण, छोटा कोण ये होगा, दिख रहा है आपको, ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो वाई जो है छोटा है किससे, एक्स से। ठीक ना, तो अब आपको बताना है कि उसके सबसे छोटे कोण के दुगुने से 30 कम है उसका जो एक कोण है वो, तो ये जो बड़ा है वो उसके छोटे के दुगने से 30 कम है। तो छोटा कौन सा है यहाँ पे, y, तो y का 2 टाइम्स दुगना हो गया, उससे 30 कम है, -30 ये किसके बराबर है, x के बराबर है कि नहीं, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके सबसे बड़े कोण का नाप कितना है, तो सबसे बड़े कोण का नाप मतलब कि आपका जो ये x है ये इसका सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब यही सबसे बड़ा होगा x। ठीक है, तो x का आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है कितना है। तो ये तो हो गया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल रोम्बस में, और ऑल साइड्स आर इक्वल, साथ ही साथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि इसका जो इंटीरियर एंगल रहता है, तो ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है रोम्बस का वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का ही है ये नियम। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे एंगल दिए गए हैं सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो हम लोग 360। तो यहाँ पे आपका जो है 2y प्लस 2x कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, तो 2y प्लस 2x 360 के बराबर होता है, हम लोग जान रहे हैं, ये नियम होता है। क्योंकि x का वैल्यू है 2y माइनस 30, तो 2y प्लस 2x की जगह में मैंने वैल्यू पुट कर दिया इसको, तो 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 360। अब इसको मैंने ओपन किया ब्रैकेट, तो 2y प्लस 4y माइनस में 60 इज इक्वल टू 360। यहाँ से आपका 6y इज इक्वल टू, ये 60 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 420 होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 420/6 मतलब कि 70। तो y का वैल्यू आ गया 70। अब सबसे बड़े कोण का माप कितना है, तो सबसे बड़ा कोण x है, तो y का वैल्यू 70 आ गया, तो यहाँ से मेरा वैल्यू आ जाएगा x का, x के टर्म में है y, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y प्लस माइनस 30, तो 2 इंटू में कितना 70, y का वैल्यू -30, तो 140 माइनस 30 इज इक्वल टू 110। तो कितना है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये घन है, घन मतलब क्यूब, जिसका सभी जो साइड है, जैसे ये आपका है, ये घन हो जाएगा क्यूब। क्यूब का जितना भी आपका साइड रहता है वो बराबर रहता है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये सभी एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो माना कि मैंने ए है इसका साइड, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे कितने पृष्ठ हैं इसमें, 6 पृष्ठ हैं, एक ये, एक इसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ये दायां बायां। ठीक, तो कुल 6 हैं। तो एक साइड का जो ये है इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर, ऐसे 6 फेस हैं तो इंटू 6, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, 6a स्क्वायर, और इसका वैल्यू मेरे को कितना दिया है, 13,254, तो 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 13254। 6 से मैं एक बार में काटा है, इसको मैं काटूंगा 6 2 जा 0, ठीक है,
और 9 6 जा, ठीक है, तो इतना आ गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 2209, ये आ गया। अब क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 47। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा 47। अब क्योंकि जो क्यूब रहता है इसका जो विकर्ण है, मतलब डायगोनल जो है, यहाँ से लेकर के इस फेस को हम लोग ऐसे छुएंगे तो ये डायगोनल है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, √3 टाइम्स ऑफ ए होता है डायगोनल का वैल्यू, ठीक है, a इंटू √3। तो a का वैल्यू है 47 इंटू में √3, इतना सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना इतना x, y तथा z वर्ग इकाई में है तथा इसका आयतन v घन इकाई है, तब x, y, z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। इसका कहने का मतलब क्या है, घनाभ है। घनाभ मतलब कि ऐसा कुछ है, घन घनाभ आप लोग जान रहे हैं, तो वही है। घन का सभी जो साइड रहता है वो बराबर रहता है, तो इसमें अपोजिट बराबर रहेगा। तो ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये और ए एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब कि ये ऑपोजिट फेस इसमें क्या है, इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा और इसका दाएं बाएं का बराबर होगा, ऊपर नीचे का बराबर, ये घनाभ का रहता है। अब इसमें बोला है कि ये मान के चलिए x है इसका लेंथ, इसका हाइट y है, इसका विड्थ जो है ये वाला है, ये क्या है z है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इसमें एक जो क्षेत्रफल है ये वाला मैं देखूँ, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है, क्षेत्रफल x दिया है, ठीक है। तो x y z ऐसा नहीं है जी, ये साइड नहीं है, ये क्रमशः क्या है, क्षेत्रफल है। तो x जो है मान के चलिए इसका क्षेत्रफल है, इसका, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, पूरा अच्छे से आपको बताता हूँ। देखिए एक घनाभ है कुछ इस तरीके से, ये घनाभ बन गया। तो ये वाला जो सरफेस है, ये स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है इधर से, इसका एरिया दिया है x इसका, ठीक है। मैंने मान के चला इसका लेंथ l है, इसका ये जो विड्थ है ये b है और हाइट कितना है h है। तो ये वाला जो है ये पहले का शेडेड एरिया मेरे को x दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, l इंटू में h, l इंटू में h। फिर उसके बाद ये जो साइड वाला है, साइड वाला एरिया, इसका एरिया कितना है, इसको दे दिया है दूसरा वाला, इसका एरिया दिया है y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये b इंटू में ये h, तो b इंटू में h आ गया y का वैल्यू, x का वैल्यू l इंटू में h आ गया। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया दिया गया है कितना, z, और ये क्या है, तो इसका लेंथ है l और इसका ये जो विड्थ है ये कितना है b, तो ये किसके बराबर हो गया, l इंटू b के बराबर। तो x y z का वैल्यू पता चल गया। इसका वॉल्यूम कितना दिया है v, और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच, ये होता है। अब देखिए तो इसमें रिलेशन बताना है, x y z को y के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तीनों को, तो x y z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x y z का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, l h, x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना है b h, z का वैल्यू कितना है l b। तो देखिए सबका स्क्वायर हो रहा है, l b और h का स्क्वायर, और क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है एल बी एच, तो उसका स्क्वायर हुआ, तो इसको मैं वॉल्यूम स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, √ओवर ऑफ 0.4 का वैल्यू कितना होगा। तो √ओवर ऑफ 0.4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन में √ओवर ऑफ 10। तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2 से, लेकिन ये 10 आएगा क्या, नहीं। तो इसीलिए मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर को मैंने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया अंदर में, तो ये 40 हो गया, अंदर में मैंने 10 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब √10 दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो ये अंदर में क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब इसका वैल्यू मेरा देखेंगे आप लोग कितना आएगा, लगभग 6.32 आता है जब आप लोग सॉल्व करेंगे √40 का वैल्यू, ठीक है, 6.32। और इसका जो नीचे का वैल्यू है ये कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 है तो एक डेसिमल और आगे आ जाएगा, तो 0.632 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला देखेंगे, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 2 खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो इसको आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
तो दो जो है आपके खिलाड़ी, उनका आयु क्रमशः कितना है, 17 और 20, तो कुल कितना हो गया, 17 धन 20 कितना हो गया, 37। इनके जगह पर दो नए खिलाड़ी आए, ठीक है, इनको निकाला गया, इतना को निकाला गया, और दो नए खिलाड़ी आए, तो दो नए खिलाड़ी आए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 महीने कम हो गया। तो 2 महीने कम हुआ 11 खिलाड़ियों का औसत आयु, तो 11 इंटू 2 करेंगे, सॉरी 12 नहीं, 11 इंटू 2, तो 11 खिलाड़ियों का 2 महीना कम हुआ कि नहीं औसत आयु, तो 11 इंटू 2 मतलब कि 22 महीना आपका क्या हो गया, कम हो गया, जब दो नए खिलाड़ी आए तो 22 महीना कम हुआ, तो पहले जितना था उससे 22 महीना कम हो गया। तो मान करके चलिए 37 हम लोग क्या किए हैं, निकाले हैं, तो 22 महीना कम करके इसमें हम लोग ऐड किए हैं, तभी तो 22 महीना कम हुआ ना कुल मिला करके। तो ये 37 में से यदि हम लोग 22 महीना हटा देते हैं तो कितना आएगा, तो 37 में से 22 महीना हटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये लगभग आपका 1 वर्ष और 10 महीना होता है। 1 वर्ष और 10 महीना, तो 1 वर्ष इसमें घटाए तो 36, तो 35 वर्ष और 2 महीना, ठीक ना, 2 महीना यहाँ पे आपका आ गया, 35 वर्ष और 2 महीना, इतना हम लोग ऐड किए। मतलब ये जो दो नए खिलाड़ी जोड़े हैं, इनका एज का हमारा योग कितना है, तो 35 वर्ष और 2 महीना। तो उसी को पूछा गया है नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो दो का इतना है 35 वर्ष 2 महीना, तो एक का कितना होगा, तो औसत यदि पूछ रहा है तो 35 वर्ष 2 महीना, 35 वर्ष 2 महीना बटे में 2 हो जाएगा, तो 35 का आधा कितना हो गया, 35 का आधा 17 दूनी 34, 10 मतलब कि 17.5 साल, 17 साल और 6 महीना, 17 वर्ष और 6 महीना, ठीक है, प्लस आपका 2 महीना का भी आधा होगा, तो प्लस 1 महीना और किए इसमें हम लोग ऐड, तो कितना हो गया, 17 साल और 7 महीना, तो 17 साल और 7 महीना मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 17 साल और 7 महीना। समझ में आ गया, चलिए कैसे किया समझ में आया, क्योंकि 35 वर्ष आया था, 35 वर्ष और 2 महीना आया था दो नए खिलाड़ियों का, 35 वर्ष और कितना आया था, 35 वर्ष और 2 महीना आया था, ठीक है ना। तो इसको जब हम लोग 2 से औसत निकालेंगे तो 2 से इसको भाग करना पड़ेगा, दो खिलाड़ियों का है तो भाग कर दिए 2 से, अब 2 से भाग के तो ये इसका 17 वर्ष आया, 17.5 वर्ष, इसका 1 महीना आया, क्योंकि 0.5 वर्ष मतलब 6 महीना होता है, तो 6 धन 1 कितना, 7 महीना, तो 17 वर्ष और प्लस में 7 महीना, तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है, तो पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे, तो देखिए 2:3:4 में ये बांटा जा रहा है, मतलब कुल इसका कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 2 धन 3 धन 4 9, मतलब कि जो पहले बच्चे थे उसको जो है कुल कितना 9 अनुपात है, तो वो 9 अनुपात से भाग जाने चाहिए, तभी उसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं 2:3:4 में, ठीक है। तो पहले जो बच्चे थे उनकी संख्या जो है 9 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी, तो पहले जो बच्चे थे उनका ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में आप लोग चेक कीजिए, यदि एक ही यहाँ पे 9 से भाग जा रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, तो 142 को 9 से भाग देंगे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सबका जो है हम लोग सम करेंगे डिजिट, तो यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये नहीं जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है तो ये भी नहीं जाएगा, यहाँ कितना आ रहा है 14 आ रहा है तो ये भी नहीं जाएगा, यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है तो ये जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है, ठीक है, तो LCM प्लस HCF दोनों का योग कितना है, 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 64 है, 84 टाइम्स है, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 इंटू में HCF। अब इसको वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो है LCM आ जाएगा कितना, LCM प्लस HCF का वैल्यू दिया है 680, तो HCF की जगह में मैं क्या लिख सकता, सॉरी LCM की जगह में मैं HCF निकालूँ तो यहाँ LCM की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 84 HCF, ठीक है, तो यहाँ पे 84 HCF लिख देता हूँ मैं, तो
इसको एक बार मैं काट देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम की जगह में 84 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 680। तो HCF का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ पे 680, 84 और एक 85 बटे में 85, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो HCF का वैल्यू मेरा आ गया 8, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। HCF का वैल्यू आ गया 8। अब HCF का वैल्यू आ गया 8, यहाँ पे दिया है HCF प्लस LCM बराबर में 680, HCF मेरा आ गया 8, एक संख्या दिया है कितना 56। अब आप लोग जान रहे हैं कि दूसरा संख्या निकालना है। दूसरा संख्या मान के चलिए कि है वो B, इसको निकालना है। एक रिलेशन होता है LCM HCF में कि A इंटू B, दोनों संख्याओं का गुणनखंड मतलब गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, HCF इंटू LCM। अब HCF का वैल्यू मैं जान रहा हूँ कितना है 8 है, A का वैल्यू जान रहा हूँ 56 है, तो 56 B, HCF का वैल्यू 8 और LCM का वैल्यू भी मेरे को अब पता चल गया, क्योंकि HCF जो है यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है, LCM जो है वो 84 टाइम्स है किसके, HCF के। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 84 गुना, तो 84 गुणित 8 मैं कर लूँगा तो ये कितना 8 चौक 32 का 2 हाथ में आया 3, 8 अठे 64 और 3 कितना आ जाएगा 67, 672। तो 672 यहाँ से B का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कितना आएगा 8 एक बार में 8 से 7 बार में, 7 से एक बार में, 7 से कितना पहले तो 9 बार में जाएगा फिर 6 बार में, तो B का वैल्यू कितना आएगा 96। तो B का वैल्यू 96 मतलब ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग देखेंगे, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 10 CP, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो इसमें आपका जो है हानि प्रतिशत। अब हानि का प्रतिशत मतलब कि लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है मतलब कि CP माइनस SP करेंगे, इसका फॉर्मूला अपॉन में CP इंटू में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब मैं CP को SP के टर्म में या फिर SP को CP के टर्म में लिख सकता हूँ यहाँ से, तो SP इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 10 अपॉन में 16 CP, इसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ 5 अपॉन में 8 CP। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा CP SP की जगह में, ठीक है। CP का वैल्यू यहाँ SP का वैल्यू मैं 5 अपॉन 8 CP लिख लूँगा यहाँ पे, तो CP माइनस में 5 अपॉन 8 CP अपॉन में CP इंटू में 100, इसका वैल्यू कितना आ गया 8 CP माइनस 5 CP कितना 3 CP बटे में 8 और ये CP यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया CP इंटू में 100, तो ये CP कट गया, ये 8 और ये 100, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। अब 3/2 मतलब कि 1.5 इंटू में 25 कितना आ जाएगा 25 पंचे 125 का 5 हाथ में आया 12, 25 एकम 25 और 2 37, 27 10 37, ठीक है। तो ये 37, तो 37.5 इसका क्या आ जाएगा लॉस परसेंट, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:11 है, सॉरी 21 है, उस वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो CP अपॉन में आपका SP दिया गया है कितना 20 और 21, तो आप लोग देख पा रहे हैं, मान के चलिए CP को मैं 20 लेता हूँ यहाँ से, तो SP क्या आ जाएगा 21, अनुपात में दिया है तो कुछ ऐसे ही x में होगा, ठीक है, जो भी है दोनों में आएगा x, तो दोनों में कट जाएगा, तो मैं मान ले रहा हूँ 20 और इसको 21। तो देख रहे हैं कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है प्लस 1, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का हो रहा है 1, तो लाभ प्रतिशत मतलब कि गेन प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, गेन प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP अपॉन में क्या CP इंटू में 100 होता है। अब SP का वैल्यू मैं 21 लिख लिया, CP का वैल्यू मैंने कितना लिख लिया 20 बटे में कितना 21 इंटू में 100, सॉरी 21 नहीं 20 है ना CP, तो CP 20 है तो इंटू में 100, तो ऊपर में कितना आया 1 बटे में 20 गुणित में 100, तो कितना आया गेन परसेंट, गेन परसेंट मेरा आ गया 20 पंचे 100 मतलब 5%, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर B 5% आंसर होगा। अगला हम लोग देखेंगे, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतना ही अधिक हो जाता है। मान के चलिए संख्या है x, लेट जो संख्या है वो है x, ठीक है। अब 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतना अधिक हो जाता है, इसको मैं 11 से गुणा किया तो 11x जो बोल रहा है वो करते जाते हैं, तो वह गुणा करने पर वह 180 से उतना अधिक हो जाता है जितना वह आरंभ में 180 से कम था। मतलब x को मैं यदि 11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो
यहाँ से क्या समझ में आता है कि पहले जो है वो मान के चलिए वो जो संख्या है वो 180 से कम था, तो 180 से कम था तो कितना का कम था, तो 180 माइनस एक्स। तो ये जो जितना कम है उतना यदि हम लोग संख्या में 11 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 180 से उतना अधिक हो जाता है। मतलब अब 11x बड़ा हो गया, कितना बड़ा हुआ, जितना पहले कम था। तो ये दोनों बराबर हो गए। मतलब 180 से x का जो पहले डिफरेंस था वो जब हम लोग x को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो 180 से डिफरेंस है वो उसके बराबर हो गया। यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे कम है, लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये x इधर आ गया तो ये 12x हो गया। 11x धन 1x 12x। 180 इधर आके 180 के साथ में जुड़ गया तो कितना हो गया 360। तो x का वैल्यू कितना आ गया 360 बटे में 12, मतलब कि कितना आ गया 30। तो हमको पूछा क्या है, वह संख्या क्या है, तो संख्या है 30। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख के इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या को मान के चलिए ऑप्शन में जो दिया है इन्हीं में से एक आंसर है, जाहिर सी बात है। तो उसको 7 से गुणा करने पर वो क्या होगा, प्रत्येक उसका जो आंसर आएगा गुणनफल जो आएगा वो प्रत्येक उसका अंक क्या होगा 3 होगा। मतलब कि 3 3 ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब इसमें से किसी एक के साथ आपको 7 से गुणा करना है। तो देखिए ये कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5, सभी 5 डिजिट का है। ठीक है, तो आपका जो है 5 डिजिट का है, तो 7 से गुणा करेंगे तो इससे छोटा तो नहीं आएगा, इससे बड़ा ही आएगा। मतलब 3 3 3 3 3, 5 बार तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 बार 3 3 आएगा तो इनसे वो छोटा है, क्योंकि ये 4 के टर्म में है, 47,000 में है, ये 33,000 का आ रहा है। तो एक बार और एक बार बढ़ा दिया। अब इसको हम लोग 7 से भाग करके देखेंगे क्या एक ऑप्शन यहाँ से आता है क्या, क्योंकि गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है, तो इसको भाग कर देंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इससे क्या कर दिया, भाग कर दिया। मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे मान के चलिए कौन सा नंबर है वो मैं नहीं जान रहा हूँ, x है, उसके साथ में 7 मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 बार 3 3 3 आ रहा है। तो उसको मैं 7 से भाग दे देता हूँ। तो 7 से एक बार में 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ से 5 5 3। अब 5 3 आया तो 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, 49 से 53 4 आया। अब 4 और 3 7 6 42, 1 और 3 7 1 कम, 6 और 3 7 निया। तो 4 7 6 1 9, मतलब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इससे हम लोग यदि 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इससे यदि हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार 3 3 3 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है आपका -1 एक सीरीज दिया गया है, 3 -15 105, फिर माइनस में 945, फिर 10,395। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं एक से ये कितना मल्टीप्लाई हुआ, -1 से जो भी है, -1 से यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। अब 3 से कितना -5 मल्टीप्लाई हुआ तो -15 आ गया। -15 से माइनस आपका कितना 3 5 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो +105 आ गया। अब +105 से माइनस कितना मल्टीप्लाई किए हम लोग यहाँ पे 9 किए, तो 105 नहीं, कितना आ जाएगा -945, क्योंकि एक माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब -945 इंटू में यहाँ पे -11 किया तो आप लोग देखेंगे ये आ जाएगा 10,395, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 10,395 है, इसको मैं -13 मल्टीप्लाई करूँगा, 9 2 11 2 13, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 3 5 1 3 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला से यहाँ भी सीरीज़ दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं -1 6 25 ऐसे करके दिया गया, तो क्वेश्चन मार्क आपको बताना है -1 कैसे आया देखेंगे। तो 2 का नहीं, यहाँ पे 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब माइनस में 2, तो 1 का क्यूब 1 -2 -1 आ गया। दूसरा में 2 का क्यूब -2 कितना आएगा 8 -2 6। तीसरा में 3 का क्यूब -2 मतलब 27 -2 कितना आएगा 25। अब 4 का क्यूब माइनस में 2 तो कितना आएगा 64 -2 62। वहीं अब 5 का क्यूब -2 किया तो 125 -2 123। वैसे ये आपका 6 का क्यूब -2 है
अब यहाँ पे आएगा वो 7 का क्यूब -2 आएगा। 7 का क्यूब होता है 343 -2 341। तो आंसर मेरा क्या आ गया 341 ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखेंगे। यहाँ पे दिया है 01256। तो देखिए इसको आप लोग देखेंगे सॉल्व करके कैसे आएगा। तो ये देखिए 0 है तो 0, तो 0 का स्क्वायर जो है उसमें मैंने क्या कर लिया +1 जोड़ दिया तो आ गया 1। पहला तो 0, फिर दूसरे में कैसे आया 0 का स्क्वायर +1। दूसरे में मैं क्या किया, यहाँ पे जो दिया है उसका स्क्वायर +1 कर दिया तो आ गया 1 का स्क्वायर 1 +1 2। यहाँ पे दिया है 2 तो 2 का स्क्वायर किया +1, 2 2 जा 4 +1 5। यहाँ पे दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर +1 किया तो 5 5 25 धन 1 कितना आ गया 26, ये 26 आ गया। अब यहाँ पे दिया है 26 तो 26 का स्क्वायर धन 1, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 676 धन 1 677। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है ए अकेला किसी काम को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस काम को 40 घंटे में। तो ए ने उसको किया 30 घंटे में, बी ने किया उसको 40 घंटे में। ये तो दिया गया है टाइम, मतलब उनका एफिशिएंसी यदि हम लोग देखें तो उल्टा होगा। यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम कम कर रहा है, तो ये कितना करेगा 3 अनुपात में करेगा और ये 4 अनुपात में करेगा। तो ये उनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, ए और बी का इतना तो समझ गए। अब दोनों ने मिलकर एक कार्य को समाप्त किया, इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये मजदूरी दिया गया, उसमें से ए का भाग कितना है वो बताना है। तो कोई भी एक काम है, ठीक, उस काम को जब ये लोग करेंगे तो देखिए ए जो है टोटल काम है, मान के चलिए जो भी है, एफिशिएंसी जो भी रहेगा, एफिशिएंसी कितना है 4 है और इसका 3 है। ठीक है, दोनों एक साथ में कर रहे हैं तो कुल कितना एक दिन में करेंगे, ये एक दिन का एफिशिएंसी। एक दिन में ए 4 काम करेगा तो बी कितना करेगा 3 काम। ठीक है, तो एक दिन में कुल मिलाकर के 7 काम होगा। ठीक, तो ये तो हो गया जितना भी ये लोग का काम होगा वो। तो देखिए ए जो है 4 अनुपात में कर रहा है, कुल भी काम करेंगे तो उसमें से जो है टोटल मान के चलिए 7 काम है, तो उस 7 काम में से 4 काम को तो ए ही करेगा, ठीक है, और 3 काम को जो बचा उसको बी कर रहा है। तो ए 4 काम और बी 3 काम को कर रहा है एफिशिएंसी के अनुसार देखें तो। मतलब ए को कितना मिलना चाहिए, जो मेहनताना है 770, उसमें से जो 7 का 4 भाग होगा, टोटल जो है 4 धन 3 7, उसमें से 4 हिस्सा ए को मिलना चाहिए, क्योंकि 7 यदि काम है उसमें से 4 काम ए कर रहा है, तो उसको 7 में से 4 हिस्सा मिलना चाहिए ए को। कुल कितना मेहनत आना है 770, तो 770 का आपका जो है 4/7 हिस्सा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो ए का पूछा है तो ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा ए को, राशि 4/7 गुणित में 770, तो 7 एकम 7 110 बार में 110 गुणित 4 कितना होगा 440। तो 440 रुपये कहाँ है, बी डी में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अगला है 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब इधर से जा रहा है ट्रेन, ठीक, ये ट्रेन जा रहा है इधर, ये खड़ा है, मतलब इसका वेलोसिटी है 0। अब इसका वेलोसिटी हम लोग नहीं जान रहे, स्पीड नहीं जान रहे, इसका स्पीड है 0, खड़ा है बोल रहा है, मतलब एक व्यक्ति खड़ा है। अब इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है 100 मीटर, 100 मीटर, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूं तो 30 इंटू में कितना आ जाएगा किलोमीटर का, 5/18 आ जाएगा ये। ठीक है, मीटर पर, जैसे मैं इसको सेकंड में बदलूं मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 आ जाएगा। किलोमीटर का 1000 और इसका 3600, जब काटा तो 5/18 ये आ गया। 3 से कितना, 6 से 3 बार में और 6 से 5 बार में, तो कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड आ गया। तो ये जो है ये लेंथ है ट्रेन का 100 मीटर, स्पीड कितना है 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक, स्पीड आ गया। अब ये जो है इसको पार कर रहा है, तो उसको पार करने में क्या बोल रहा है, कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, कितनी देर में पार करेगा, मतलब हमको टाइम बताना है। तो देखिए जब ट्रेन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो जब ट्रेन का ये जो इंजन है और ये पिछला हिस्सा दोनों इस व्यक्ति से पार हो जाएगा। यहाँ तो पहला केस यहाँ से आया, इसका इंजन यहाँ पे आया, तब इंजन जब यहाँ पे आएगा तो उसका पिछला हिस्सा यहाँ पे रहेगा। मतलब जब तक
ये जो ट्रेन है अपने लेंथ के इतना जब तक कवर नहीं कर जाता तब तक इस व्यक्ति को पार नहीं करेगा। तो इसका डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा कुल इस व्यक्ति को पार करने में, इसका खुद का लेंथ के इतना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, और ये कितना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, खुद के लेंथ के इतना। खुद का लेंथ कितना है 100 है, स्पीड खुद का कितना है 25/3 है, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इंटू टाइम, तो 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो टाइम कितना आ गया 4 इंटू में 3, 3 इधर आ गया, तो 12 सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में था तो 12 सेकेंड इसको लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला देखेंगे। 3 साल में साधारण ब्याज से पूरी राशि 815 रुपये हो जाती है। मान के चलिए कि एक राशि है पी, 3 साल लगा उसको, ठीक है, 3 ईयर लगा, रेट है आर, मान के चलिए कितना 815 रुपये हो जा रहा है साधारण ब्याज से। 4 साल में वो कितना हो जा रहा है, पी जो है वो 4 साल में, 4 ईयर में सेम रेट से कितना हो जा रहा है 854। तो इन दोनों में गैप कितना आया, तो ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का वो है 1 साल। 1 साल में कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 854 से 815 को मैं माइनस कर दूंगा तो इतना एक्स्ट्रा बना 1 साल में, जो कि है आपका 39। तो 39 रुपया 1 साल में उसका क्या बन रहा है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज तो हर साल सेम रहता है, तो 1 साल में 39 बन रहा है, और ये यहाँ पे 3 साल में 815 रुपये हुआ है। ये राशि, ये अमाउंट है, मिश्र धन है, कितना हुआ है 815, क्योंकि 1 साल में जो साधारण ब्याज है वो 339 बन रहा है। तो 3 साल में 3 इंटू 39 होगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, 117 हो जाएगा। 117 रुपया इसका 3 साल में साधारण ब्याज बना है, SI 3 साल में। तो यदि मैं ये जो अमाउंट है इसमें से मैं 117 घटा दूं जो ब्याज है उसको, तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा। 3 साल का ब्याज को मैं घटा दूंगा तो 815 माइनस 117 कर दिया, कितना आ गया, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ पे 0 बन गया, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, तो 698 रुपये, ये मेरा गया पी जो कि पूछा है हमको। तो मूलधन कितना है 698 रुपये। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है आसान तरीके से। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 अब पावर में T, ये इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट। ये आपका मिश्र धन है, ये मूलधन है, ये रेट है, ये टाइम है, सबका वैल्यू दिया गया है, पुट करते चलिए। अमाउंट कितना हो जा रहा है इतना 2 साल में, तो 1348.32 बराबर पी कितना है 1200 रुपये। 1200 रुपये 2 साल में 1348.32 रुपये हो जा रहा है। तो 1 + R कितना, वह हमको निकालना है, किस दर से बोल रहा है। ठीक है, तो R निकालना है बटे 100, टाइम कितना है 2 है, 2 साल बोला है। अब ये इधर आ गया 200 तिरक गुणा करके, तो यहाँ से मैं इसको हटा दिया, बटे में 1200। अब इसको मैं सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 100 धन R बटे में 100, तो 100 धन R बटे में 100 का स्क्वायर बराबर में 1348.32 बटे में 1200, ये आ गया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। R का वैल्यू कितना आ जाएगा 6%। एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से आपका जो है R का वैल्यू आ जाएगा 6%, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे कैसे करना है। ये जो दिया गया है इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, a² - b² - 2bc - c² अपॉन में क्या दिया है, ये a² + b² + 2ab ab - c²। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों को देखेंगे आप लोग, a² लिख लिया, माइनस इन तीनों से माइनस कॉमन ले लिया, b² + c² + 2bc लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, ये लिख सकता हूँ अपॉन में, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, c को कॉमन ले लिया, c को मैं बाहर रखूँगा, इन तीनों को मैं देखूँगा, तो a² + b² + 2ab, ऐसा माइनस में बाहर में c² लिख लिया। अब देखेंगे ये जो है ये किसके फॉर्म में है, तो a² तो ये लिख लिया मैंने, माइनस ये जो है किसके फॉर्म में है, b + c के होल स्क्वायर के फॉर्म में है क्या। ठीक है, तो ऐसा लिख लिया मैंने। इसको मैं देखूंगा तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख लिया माइनस में c²। अब इसको आप लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a² माइनस में b²,
ठीक है। ये भी वैसे ही दिख रहा है। इसका वैल्यू क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी होता है कि नहीं, होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a है, तो मैंने लिख लिया है a। b का वैल्यू कितना है, b प्लस सी है, तो एक बार माइनस है तो माइनस में b प्लस सी, ये हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट में क्या आ गया, a प्लस बी, तो a का वैल्यू है a, प्लस प्लस है तो हम लोग जैसा है वैसा लिख लेंगे, b प्लस सी। ठीक, ये ऐसा ऊपर में आ गया। नीचे में सेम वही है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस में कितना है c, फिर एक ब्रैकेट में कितना आएगा, a प्लस बी प्लस में c, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे है c। अब इसको देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों कट गया। यहाँ पे क्या बचा, a, जब प्लस माइनस आएगा तो माइनस आएगा b, यहाँ से भी प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा c, अपॉन में ये जो है a प्लस बी माइनस का c, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी यहाँ पे है, अपॉन में a प्लस बी माइनस सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला देखेंगे, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में आपका चांग देवी का देवालय स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का एक कारण है, तो ये जो है हमारा कारण इसका क्या है, तो यह कर्क रेखा के समीप है छत्तीसगढ़, इसलिए जो है इसका जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जलवायु, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग इसको जो है अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है पीडीएफ में। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर से होकर गुजरने के कारण इस राज्य को उष्णकटिबंधीय श्रेणी में रखा गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा इस वर्गीकरण में योगदान करती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत में शीतकालीन वर्षा छत्तीसगढ़ दो प्रकार की हवाओं के कारण होती है। ठीक है, तो भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसे छत्तीसगढ़ में दो प्रकार की हवाओं के कारण होती है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। फिर उसके बाद दिया गया है, छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के कारण दंतेवाड़ा क्षेत्र में बारिश होता है। ये सभी फैक्ट है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जशपुर में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। छत्तीसगढ़ में जशपुर जो है सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। साथ ही साथ आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे नारायणपुर भी आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला में आ जाएगा। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा आपके ऑप्शन में। अगला है लाइन, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, कवर्धा, क्योंकि ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है, मैकल श्रेणी है इसके पश्चिम में, इसलिए क्या हो जाता है आपका वृष्टि छाया प्रदेश, तो कम वर्षा होता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, तो रिहन नदी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये है आपका कांकेर में, और ये भारत का पहला काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कहाँ, कांकेर, आंसर हो जाएगा कांकेर। और दिया गया है कुछ तथ्य, उसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, चंद्रखुरी रायपुर में, और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो प्रशिक्षण विद्यालय है वो कहाँ है, माना रायपुर और राजनांदगांव में। ठीक है, फिर काउंटर इमरजेंसी और आतंकवाद विरोधी विज्ञान ये कहाँ है, तो ये आपका जो है चंद्रखुरी रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और जगदलपुर में है। ठीक है, फिर काउंटर टेररिज्म जंगल वारफेयर स्कूल कहाँ है, तो कांकेर में, जो कि इसका क्वेश्चन है। तो इतना आपको याद रखना है, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कोरबा में राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गीत श्रवण कुमार की पौराणिक कहानी से संबंधित है, तो कौन सा गीत, तो इसमें जो है आपका बसदेवा गीत जो है आपका श्रवण कुमार की पौराणिक कहानियों से संबंधित है। भिक्षा मांगते हुए श्रवण कुमार जो गीत गाते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया बसदेवा गीत में। अगला है आपका, रायपुर कांग्रेस भवन का उद्घाटन 1940 में किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। अगला है आपका यहाँ क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि इनको जो है आपको घटनाओं को सही क्रम में, कालानुक्रमिक क्रम में जमाना है। तो कब कब इसका स्थापना हुआ, कब क्या हुआ, वो आपको देखते चलना है। तो देखिए, सरस्वती पुस्तकालय 1909 में हुआ था राजनांदगांव में। कंडेल नहर सत्याग्रह धमतरी में हुआ था कब, तो ये हुआ था 1920 में। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। उदयपुर विद्रोह 1858 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना 1906 में हुई थी। क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले आता है आपका उदयपुर विद्रोह, मतलब कि 4।
फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, 4 के बाद में कौन सा आएगा, 58 के बाद में 1906 मतलब कि 5, फिर 5 के बाद में 1906 के बाद 1909 तो 1 के बाद में 1910 तो 3 आ गया, उसके बाद में आपका आ जाएगा 1920 तो 2 आ गया। तो देखिए 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2 सॉरी 4 5 1 3 2 किस में है, 4 5 1 3 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, कब कब क्या क्या हुआ लिख दिया हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव मनाता है। जनरली जो है गोंड जनजाति मनाता है, लेकिन समुदाय पूछा है तो गोंड जनजाति के जो उप समूह हैं उनमें एक आता है कुरना। तो ये जो कुरना है गोंड जनजाति का ही एक क्या है, उप समूह है, ये क्या करता है, ये मड़ई उत्सव मनाता है। तो आंसर हो जाएगा कुरना, और ये जो है कांकेर क्षेत्र में मनाते हैं इसको, मड़ई को। तो दिए गए में ऑप्शन जो है उनमें से आंसर क्या हो जाएगा, कुरना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरना। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ में है, पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है, 59.1% है। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति है उनकी कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है, 59.1। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 78/22/910, 78/22/902 है जी, 902। तो 78,22,902 आपके छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ हैं, जनजातियों की संख्या है 78,22,902, जबकि 2,55,45,198 आपका क्या है, छत्तीसगढ़ का कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसमें आपका जो है 2011 की जनगणना में जो एसटी जनसंख्या है वो कितना है, 78,22,902। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिशत आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना होगा जनजातियों का छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। आंसर हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, गावरघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये हसदेव नदी पर स्थित है। हसदेव नदी पर कहाँ है, तो एमसीबी जिले में स्थित है, ठीक है। पहले कोरिया जिले में था, अब जो है ये एमसीबी जिले में है। तो गावरघाट पहले कोरिया में था, अब कहाँ आएगा, ये एमसीबी जिले में आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। ये छोटा नागपुर की घाटी एवं देवगढ़ छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। यह कोरबा जांजगीर चांपा जिले से होकर बहती हुई महानदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है हसदेव नदी, तो केरा सीलादेही में, केरा सीलादेही में आपका जो है किस में मिल जाता है, केरा सीलादेही महानदी में मिल जाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, रायपुर में माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या कर दिया गया है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये भी हाल ही के एग्जाम में अभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। 2012 में इसका नाम यहाँ पे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कर दिया गया। उससे पहले ये माना हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है आप लोग देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। इसको जो है किसने उद्घाटन किया था, तो वर्ष 2012 में जो भारत के तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति थे कौन, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो छत्तीसगढ़ में जो ये दिया गया है, इनमें यदि हम लोग क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तमोर पिंगला का 608 किलोमीटर है। कहाँ है, सूरजपुर जिले में है। ये आपका सेमर सूत है, कितना है, 430 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना भी बताऊंगा वो, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो 430 है। ये कहाँ है, बलरामपुर में है। ये सीता नदी है। सीता नदी कहाँ है, तो सीता नदी आपका है, देखेंगे आगे तो यहाँ पे इसका एरिया देखते हैं, 556 कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं 555, तो 55-56 ऐसे आप लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, सीता नदी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये है आपका धमतरी में। कहाँ है, धमतरी में। फिर उसका अचानक मार है 552 किलोमीटर स्क्वायर, ये कहाँ है, तो मुंगेली में। तो सबसे बड़ा पूछा है तो आप लोग देखेंगे जो दिया गया है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 608 किलोमीटर स्क्वायर में तमोर पिंगला, जो कि है सूरजपुर जिले में, इसको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा कौन सा है, बादलखोल। बादलखोल कहाँ है, जसपुर जिले में। बादलखोल ये 105 किलोमीटर स्क्वायर है,
जसपुर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है आपका क्वेश्चन, दिया गया है पूरा एरिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक लामा लौह अयस्क परिसर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो एक लामा, चलिक लामा, ये सब आपके कहाँ है? तो ये कबीरधाम जिले में स्थित है। और ये जो है लौह अयस्क परिसर है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौह अयस्क परिसर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका जो एक लामा है ये है। कहाँ है ये? तो कबीरधाम जिले में है। तो ये थे आज के आपके जो है 100 प्रश्न, जो कि है आपका व्यापम से संबंधित पहला मॉक टेस्ट। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप लोग जो है स्टार्टिंग में जो आपको दिया था QR कोड, उसको स्कैन करके आप लोग जो है उसमें सेंड करेंगे। ठीक है, स्कैन करके 5 रुपये सेंड करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको किस में सेंड करना है, दिया गया जो नंबर है उसमें सेंड करना है। उसके बाद आपको जो है ये PDF मिल जाएगा। और हाँ, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि PDF में आपका जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आंसर आपको देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन आप लोग वीडियो से देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। चलिए, तो वीडियो का अंत करते हैं यहीं पे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी मॉक टेस्ट दिला सकें, जो कि निःशुल्क है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।